होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रांसफार्मर से संबंधित पद क्या है? ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। तो किसी भी चीज़ की इफिशियंसी क्या होती है कि कितना हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक, जितना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा वही उसकी इफिशियंसी होगी। ठीक, अब देखिए इफिशियंसी क्या हुआ, ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी, इसको बड़ा सा कर देते हैं, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट शक्ति बटे इनपुट, मतलब कितना हम दे रहे हैं और कितना हमको मिल रहा है। ठीक, गुणे 100 का गुणा इसलिए किया जाता है कि क्योंकि परसेंटेज क्या के परसेंटेज में इफिशियंसी निकालते हैं। अब देखिए आउटपुट क्या है, आउटपुट ऊपर हो गया, इनपुट में क्या होगा, अगर आपने दिया इनपुट ट्रांसफार्मर के साइड देंगे, दूसरे साइड निकलेगा आउटपुट, कुछ तो लॉसेस होगा। तो इनपुट बराबर क्या होता है, इनपुट बराबर आउटपुट शक्ति प्लस हानियाँ। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब आउटपुट शक्ति को कैसे लिखते हैं, KVA cos फाई, क्या आउटपुट शक्ति प्लस पावर फैक्टर। ट्रांसफार्मर जो है पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, और ट्रांसफार्मर में हानियाँ क्या होती हैं, दो हानि होती हैं, ताम्र हानि और लोह हानि, वही लिखा गया है। तो यहाँ आगे हम ये चीज़ देख लेते हैं क्या कह रहा है इस चीज़ में कि जो इफिशियंसी है, आउटपुट हमारा क्या होता है, KVA cos फाई। ट्रांसफार्मर में हमेशा लोड चेंज होता रहता है, इसीलिए पावर फैक्टर यहाँ लगाया गया है। ठीक, तो जनरली जो पावर फैक्टर उस हिसाब से लोड के हिसाब से चेंज होता रहता है। आउटपुट क्या हो गया, KVA cos फाई इंटू 100, नीचे क्या है आउटपुट शक्ति प्लस लॉसेस, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस। ठीक, यही हमारा क्या हो गया इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का फार्मूला समझ में आया। इफिशियंसी बराबर क्या होगा, आउटपुट पावर बटे इनपुट कुल मिला के। लास्ट में आउटपुट पावर क्या होता है, KVA cos फाई बटे इनपुट बराबर क्या होता है, इनपुट बराबर होता है आउटपुट प्लस हानियाँ मतलब लॉसेस। ठीक, तो यहाँ भी लिख देंगे आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा है KVA cos फाई, हानियाँ क्या है, हानियाँ हमारा कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। यही हमारा हो गया इफिशियंसी। क्या है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, इसको नोट कर लीजिएगा। cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, करंट और धारा और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, इसी के बीच का एंगल होता है। आगे देखेंगे इसको। चलिए अब क्या कर रहा है, पूर्ण दिन दक्षता, मतलब ऑल डे इफिशियंसी, पूरे दिन। ट्रांसफार्मर क्या होता है, मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग हमने ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दिया है, लेकिन उधर से हम लोग अपना मशीन बंद किए पड़े हैं, तब भी ट्रांसफार्मर देखिए ऐसे रहता है, 220 वोल्ट मान लेते हैं, जनरली ऐसे ही मान ले रहे हैं 220, यहाँ भी इसको 220 के किलो वोल्ट कर दे रहे हैं, इसको 220 वोल्ट। अगर मान लीजिए यहाँ से हम ट्रांसफार्मर में 220 किलो वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ क्या है हमने लोड ही नहीं लगाया है, कोई लोड, न मशीन बल्ब कुछ जला ही नहीं रहे हैं, तब भी तो हमारा कोर यहाँ तक तो धारा आ ही रही है। यहाँ धारा आएगी तो इसमें फ्लक्स बहेगा, तो कोर में तो हानियाँ होंगी ही, कुछ तो हानियाँ होंगी, उसी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत धारा का प्रवाह उतने ही समय तक होता है जितने समय तक वह लोड से संयोजित रहती है। मतलब सेकेंडरी साइड जब हम लोड लगाएंगे तभी धारा का प्रवाह होगा। ठीक, अतः विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग किए गए ट्रांसफार्मर 24 घंटे कार्य करने की औसत दक्षता उसकी पूर्ण दिन दक्षता कहलाती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो आपके घरों के पास लगा है, आपके सभी स्टेशन पे लगा है, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसी के 24 घंटे का जो दक्षता होता है उसी को बोलते हैं पूरे दिन की दक्षता, मतलब पूरा दिन का, मतलब 24 घंटे का जो इफिशियंसी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल डे इफिशियंसी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हमेशा कोर हानियाँ बनी रहती है, इसीलिए इसमें ऐसा कोर इस्तेमाल किया जाता है
जिसमें कोर लॉसेस कम से कम हो। ठीक, अब देखिए पूर्ण दिन इफिशियंसी का क्या है, आउटपुट बटे इनपुट इफिशियंसी कहलाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन, मतलब किसी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, इधर वोल्टेज है, इधर भी वोल्टेज है, इधर E1 है, इधर E2 उत्पन्न हो रहा है, यहाँ भी सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक, तो इधर क्या करेंगे, जब हम लोड लगाते हैं तो धारा बहने लगती है, और धारा बहती है तो वोल्टेज का मान डाउन होता है। जब लोड लगाएंगे तो वोल्टेज का मान कम होगा, और जब ओपन रहेगा तो वोल्टेज का मान अधिक रहता है। ठीक, ये इतना समझ में आया ना। जब लोड लगाएंगे तो आउटपुट साइड वोल्टेज का मान कम होगा, और जब क्या करेंगे, लोड हटा लेंगे तो आउटपुट वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है। मतलब नो लोड वोल्टेज का मान फुल लोड वोल्टेज से ज़्यादा होता है एक लाइन में। अब इसी को ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन का फार्मूला क्या है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे नो लोड वोल्टेज। अर्थात नो लोड वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है तो फुल लोड वोल्टेज उससे कम ही होगा। क्या होगा, मान लीजिए 220 वोल्ट अगर नो लोड है, फुल लोड मान लेते हैं 110 वोल्ट है, बटे नो लोड मतलब 220 वोल्ट। ये जो भाग दे देंगे इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। अगर इसको परसेंटेज में कहेगा भैया तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम कहिए पढ़ के भी बता दे रहे हैं क्या लिखा है, जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। ठीक, क्या कह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड का मान बढ़ाने से उसकी आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। कही कि नहीं, वही चीज़, जब लोड बढ़ाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज का मान घट जाता है। ठीक, इस प्रकार ट्रांसफार्मर की शून्य लोड मतलब नो लोड पर अवस्था में और लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज का मान परिवर्तन जो होता है एवं शून्य लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अर्थात नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे नो लोड वोल्टेज का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान अगर मान लीजिए जैसे 220 बटे माइनस 205 बटे 220, तो इसका जो मान आएगा, और 220 माइनस 100 बटे 220, ठीक, तो किसका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आ रहा है। इसमें जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 120 बटे 220, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा ये जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा कितना आएगा, जब घटाएंगे तो 15, क्या होगा 15 बटे 220। इसका मान तो बहुत कम आएगा 15 बटे 220 का मान, अर्थात इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो है इससे क्या है, बहुत ही कम है। क्या है, कम, और ये क्या है, ज़्यादा। तो हमें क्या चाहिए ट्रांसफार्मर में कि वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम हो, मतलब वोल्टेज में परिवर्तन का मान बहुत कम रहे, तभी अच्छा है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि हम 200 वोल्टेज का टीवी लगा दीजिए और उधर लोड बढ़ा हमारा 5 वोल्टेज आ गया, 5 पे आके टीवी फूक फाक गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए, मतलब वोल्टेज का परिवर्तन कम होना चाहिए, वहीं हमें आवश्यकता होता है, ज़्यादा वाला नहीं चाहिए भैया हमको। ठीक, तो कोई पूछेगा कौन सा ट्रांसफार्मर अच्छा होता है, कम वोल्टेज रेगुलेशन की ज़्यादा, तो कम वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब वोल्टेज में कम परिवर्तन हो, अप डाउन कम हो। ठीक, यही क्या होता है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर के लाभ, ट्रांसफार्मर के क्या क्या फायदे हैं। पहला क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर में कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर क्या होता है, चल पार्ट नहीं होता, तो टूट फूट नहीं होती है, हमें एफिशिएंसी अच्छा मिलती है। कितना,
98, 99 इतना क्या होता है 90 से लेके 98, 99 तक क्या होता है दक्षता। अगर ये घूमता रहता ना मोटर की तरह तो एफिशिएंसी इसका कम हो जाता। एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। देखिए यह एक स्टैटिक प्रकार का उपकरण है, मतलब स्थिर है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी 90 से 98% होती है, जबकि मोटर वोटर में एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। ठीक, और यहीं स्थिर रहता है तो काम करने में भी आसानी रहती है। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हो हाथ कट जाए, घूम रहा है मोटर हाथ चप जाए, ऐसा नहीं है। अब अगला क्या करा तीसरा, यह अति वोल्टेज क्या करता है ज़्यादा वोल्टेज को कम कर सकता है, कम वोल्टेज को ज़्यादा भी कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ विद्युत पैदा होती है 11 kV पे मान लीजिए या 21 kV पे, 11 या 21 kV पे विद्युत पैदा होती है, तो उसको हम लोग 400 वोल्टेज बना के ट्रांसफार्मर के द्वारा 400 kV पे किलो वोल्ट पे उसको बना के तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर यही नहीं करते, इतने पे ही करते 11 kV पे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता। करंट जब वोल्टेज का मान बढ़ेगा वहाँ तो करंट का मान घटता है, और जब करंट घटता है तो कंडक्टर जो तार रहता है उसका साइज भी घट जाता है। अगर ऐसे रहता तो क्या होता, ज़्यादा करंट ले जाना है भैया तो इतना मोटा मोटा तार, इतना मोटा मोटा ऐसे केबल रहता, इतना मोटा मतलब समझ रहे हो, इतना मोटा। जब अगर वोल्टेज हम बढ़ा के नहीं भेजते, इसीलिए देखते हो ना भैया कि पैदा हो रहा है 11 kV, जा रही 400 की लाइन, 220 kV की लाइन, लेकिन घरों में तुम्हारा कितना आ रहा है 220 का ही तो आ रहा है। सब किसके द्वारा हो रहा है, ट्रांसफार्मर के द्वारा। यही सब तो हमारा ट्रांसफार्मर का फायदा है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, ट्रांसफार्मर के बारे में जान गए क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके टेस्ट के बारे में जान गए, क्या लॉसेस है, उसके एडवांटेज भी जान गए, क्या क्या फ़ायदे हैं। अब भैया ट्रांसफार्मर का देखो तो करोगे, ट्रांसफार्मर आके पावर हाउस पे लग गया, अब उसके बारे में सब कुछ जान रहे हो तभी तो कर पाओगे। अब देखिए क्या कर रहा है, जो लोड होता है एम्पियर में होता है, करंट हमेशा लोड किस में होगा, एम्पियर में, वो प्रति घंटा नोट किया जाता है। घंटे घंटे पे जो जाके रहते हैं उसको देखते हैं ट्रांसफार्मर के कितना एम्पियर है, 40 एम्पियर है कि 100 एम्पियर है, घंटे घंटे पे देखते रहते हैं। लोड चेक किया जाता है कितने घंटे पे, घंटे घंटे पे। क्वेश्चन पूछता है लोड ट्रांसफार्मर का कब कब चेक किया जाएगा, महीने में, 6 महीने में नहीं, घंटे घंटे पे। और ये क्या है, ब्रीदर, ब्रीदर जो वायु का मार्ग है, अभी ट्रांसफार्मर बताए थे पीछे क्लास में कि जब ट्रांसफार्मर का आयल ठंडा होता है तो बाहर से हवा सोखता है, अंदर कंजर्वेटर में जो गैप रहती है उसमें भरता है तो नमी को सोख लेता है। तो ब्रीदर को डेली चेक करना चाहिए एक बार, क्या कि उसमें सिलिका जेल जो भरा हुआ है सही है कि खराब हो गया है, खराब हो गया तो उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक, अब क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर आयल क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो आयल होता है वो क्या होता है, तेल का स्तर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं ट्रांसफार्मर का जो आयल है ख़त्म हो गया है, हमारी बाइंडिंग गर्म होके जल जाएगी, ट्रांसफार्मर गर्म होके ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आयल का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। कंजर्वेटर जो ऊपर रहता है ना उसी में कांच की बनी होती है, इसमें ऐसे ऐसे स्केल लगा हुआ होता है, और एक सुई भी रहती है, गेज रहता है, वो 1/2, 1/4, 3/2 ऐसे रहता है सुई। ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर में आयल के लेवल को दिखाता रहता है, कितना लेवल है कंजर्वेटर में, कंजर्वेटर में आयल का लेवल दिखाता रहता है, गेज लगा होता है। इसके बाद क्या है, बुशिंग है, बुशिंग में जिसमें लाइन आके जोड़ी रहती है ये बुशिंग कहलाता है। इसको क्या करना चाहिए, 3-3 महीने पे लगभग चेक करना चाहिए, डेली तो टूटेगा नहीं, 3-3 महीने पे उसकी साफ सफाई, टाइटनेस सब कुछ करना चाहिए, क्या, बुशिंग का। और ट्रांसफार्मर में जो टैंक है उसको 6 महीने पे चेक करना चाहिए, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, नमी तो नहीं है, साफ सुफ, डस्ट वस्ट, ये सब 6 महीने पे मेंटेनेंस करना चाहिए। और ट्रांसफार्मर का जो आयल है उसको, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कम हो गया है, उसको क्या करना चाहिए, साल भर में एक बार उसका आयल निकाल के ड्रेन करके
और टेस्ट करना चाहिए ट्रांसफार्मर के आयल का। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गई है तो उसको बदल देना चाहिए, दूसरा उसमें डालना चाहिए आयल। रिले अलार्म मतलब उसमें बुखोज रिले लगा हुआ होता है। प्रतिरोध चेक करना चाहिए कि कहीं प्रतिरोध टूट तो नहीं गया, लीड उसका जो प्लेट पत्ती होती है ट्रांसफार्मर की, ये सब चेक करना चाहिए। बुखोज रिले ट्रांसफार्मर में रहता है, उसका क्या काम है? बुखोज रिले आपको पहले अलार्म देगा कोई भी फॉल्ट आएगा। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा बाइंडिंग में तो गैस उत्पन्न होगी, गैस के द्वारा हमारा बुखोज रिले ऑपरेट होता है। बुखोज रिले कहाँ लगा होता है? वेटर और कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में यहीं पे लगा होता है बुखोज रिले। मरकरी स्विच होती है, गैस के द्वारा ऑपरेट होती है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो बुखोज रिले अलार्म देगा। अगर आप उसको ट्रांसफार्मर को बचा लिए, बंद कर दिए तो ठीक, नहीं तो वो ट्रांसफार्मर लेके बंद हो जाएगा, दूसरी बार बंद हो जाएगा, पहले अलार्म देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। त्रिकरण प्रणाली, 3 फेज सिस्टम, प्रत्यावर्ती विद्युत सप्लाई के उत्पादन, संचरण, वितरण में त्रिकरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज सिस्टम का एसी में प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे गांव में, अरे भैया 3 फेज मोटर है कि सिंगल फेज है? बहुत लोग का बड़ी मोटर जो होती है वो 3 फेज होती है। अब देखिए फेज एंगल क्या कह रहा है? 2 सिग्नलों के मध्य कला के अंतर को कला कोण कहते हैं। ठीक, 3 फेज विद्युत परिपथ में 3 फेज जो है, तीनों फेज क्या होता है? 120 डिग्री के अंतर पे होता है। कितना? 120 डिग्री। देखिए एक पूरा गोला कितना होता है? 360। जब 3 फेज है तो भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 12, मतलब 120। 120 डिग्री पे जो कॉइल होती है तीनों फेज की वो रहती है। ठीक, अल्टरनेटर के रोटर पर 120 डिग्री के अंतर पर 3 बाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक, मतलब जो तीनों बाइंडिंग होगी वो क्या होगा? 3 फेज में 120 डिग्री के अंतर पे होगी। ये पूछता है कि 3 फेज सिस्टम में तीनों बाइंडिंग के बीच का कोण कितना होता है? 90, 300, 120, तो क्या ऑप्शन होगा? 120। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जो बाइंडिंग दे दिया है, और देखिए यहाँ बनाया हुआ ना एक, ये फिर यहाँ से दूसरा ले जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 हो गया, 90। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तब देखिए ये कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक, मतलब कि 120। एक बाइंडिंग यहाँ स्टार्ट हुई, कलर चेंज करेंगे तभी समझ पाएंगे। दूसरी बाइंडिंग यहाँ स्टार्ट हुई, तीसरी बाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तीनों के बीच का एंगल कितना है? देखिए पहला यहाँ तक था, अब दूसरा यहाँ आ गया, ये इसके बीच के एंगल 120। ठीक, तो तीनों बाइंडिंग के बीच का जो कोण होता है कितना होता है? 120 डिग्री। आगे देखते हैं। अब क्या कर रहा है? फेज रिलेशन। क्या कर रहा है? फेज रिलेशन। ये देखिए ये स्टार बाइंडिंग किया हुआ है, इसमें 3 बाइंडिंग है, एक इधर से बाइंडिंग किया, यहाँ जोड़ दिए, तीनों बाइंडिंग का एक सिरा जोड़ देते हैं और वहाँ से एक उसी को जोड़ से एक तार निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। और ये दोनों क्या, ये तीनों 1, 2, 3, ये क्या हो जाएंगे? फेज करंट। अब जब न्यूट्रल और फेज के बीच को क्या बोलेंगे? फेज करंट। फेज करंट, फेज वोल्टेज, जो भी चाहिए, वोल्टेज। और वहीं पर फेज और फेज के बीच की जब भी बात करेगा, फेज और फेज की, तो इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। समझ में आया ना? लाइन वोल्टेज। तो क्या कहा इसमें कि आपको देखिए फेज रिलेशन, इस सिस्टम में प्रत्येक कॉइल का एक एक अंतिम सिरा एक बिंदु पर संयोजित कर दिया जाता है जो न्यूट्रल बिंदु कहलाता है। सभी कॉइल का तीनों सिरा जो है एक जगह जोड़ दिया जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। वहीं से एक पॉइंट तार निकाल दिया जाता है जिसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ये जो है हमारा स्टार कनेक्शन है, स्टार में ही न्यूट्रल होता है। ठीक,
अब देखिए, फेज और न्यूट्रल बिंदु के बीच की वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं। मतलब कि अगर हमारा फेज वोल्टेज है, ये हमारा अगर फेज वोल्टेज है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल, तब और ये फेज, तो इन दोनों फेज और न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज बोलेंगे। और फेज, और ये भी फेज है, फेज और फेज के बीच की वोल्टेज को क्या बोलेंगे? लाइन वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन वोल्टेज। याद रखिएगा, स्टार में लाइन करंट IL बराबर IP फेज करंट के बराबर होती है। और वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जो होगा VL बराबर √3 VP। VL कहिए चाहे IL, मतलब EL, तीनों सेम है, ये दोनों सेम है। मतलब इन दोनों के बीच जो लाइन वोल्टेज है वो न्यूट्रल और फेज वोल्टेज का √3 गुना ज़्यादा होता है। ठीक, मतलब लाइन वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज से √3 गुना ज़्यादा होगा। किस में? स्टार में। समझ में आ गया? स्टार वाइंडिंग, 3 कॉइल हैं, तीनों के एक साइड जोड़ दिया गया है, वहाँ से न्यूट्रल निकाल दिया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं पावर फैक्टर। अभी हमने आपको बताया था पावर फैक्टर क्या बोलते हैं? cos फाई होता है, cos फाई। पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। क्या होता है? किसी परिपथ की धारा, अगर ये धारा हो गया I, ठीक, और वोल्टेज यहाँ हो गया V, कोण हो गया फाई, बीच फेज कोण की कोज्या को हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज और धारा के जो बीच में कोण है उसकी कोसाइन, मतलब cos फाई को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? होता है वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक, तो वास्तविक शक्ति हमारा क्या होता है? वास्तविक शक्ति हमारा VI cos फाई होता है। आभासी क्या होता है? VI होता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, इसका मान जो होता है अधिकतम कितना होता है? मान अधिकतम 1 होता है। याद रखिएगा, पावर फैक्टर कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़रूरी है। और पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों यूनिट नहीं होती है? क्योंकि जो शक्ति की यूनिट ऊपर भी और नीचे भी दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा? बिना यूनिट का रहता है पावर फैक्टर। ठीक है, और इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। इकाई शक्ति गुणांक, मतलब यूनिट पावर फैक्टर किसको कहते हैं? यूनिट पावर फैक्टर किसको कहते हैं? जब जो करंट था और हमने यहाँ वोल्टेज बनाया था और यहाँ करंट, अगर दोनों जब एक लाइन पे आ जाएं, दोनों जब एक लाइन पे आ जाए, मतलब कि यहाँ वोल्टेज आ जाए और यहाँ करंट, दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 है कि नहीं? फाई बराबर 0, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा भैया? जब फाई बराबर 0 हो रहा है, ठीक, तो cos फाई बराबर cos 0 अंश का मान क्या होता है? cos 0 अंश का मान होता है हमारा 1। sin 0 अंश का मान 0 होता है, cos 0 अंश का मान 1। अब देखिए, इकाई शक्ति गुणांक पूछ रहा है। जब किसी परिपथ की वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होती है तब शक्ति गुणांक इकाई होता है, जिसे इकाई शक्ति गुणांक कहते हैं। इस कारण परिपथ DC की भांति व्यवहार करता है। जब धारा और वोल्टेज समान फेज में हो, मतलब ये धारा और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इकाई शक्ति गुणांक। उसी में होगा। और ये कब होगा? जब सर्किट क्या हो? प्योर रजिस्टिव हो। क्या है? रजिस्टिव। रजिस्टेंस में धारा और वोल्टेज का मान बराबर होता है। अगर यहीं इंडक्टिव रहता तो नहीं होता, कैपेसिटिव रहता तो नहीं होता। ये रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान 1 होता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
लीडिंग शक्ति गुणांक वो क्या था, जब इकाई शक्ति गुणांक कब होगा, जब धारा और वोल्टेज दोनों सेम कला में हो। अब ये क्या कर रहा है, लीडिंग जब भी बात करेगा करंट घूमेगा, क्या होगा, जैसे यहाँ दिया ना, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया हमारा आई, ये वोल्टेज भी, पावर फैक्टर फाई है। जब वोल्टेज से धारा आगे जाएगी तो क्या होगा, लीडिंग शक्ति गुणांक, लीडिंग पावर फैक्टर। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है कैपेसिटिव सर्किट रहेगा जिसमें कैपेसिटर लगा हो या कैपेसिटिव का नेचर का हो, तब क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, मतलब अग्रगामी बोलते हैं जिसे हिंदी में। अब देखिए, लीडिंग वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति से अधिक होता है। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, वास्तविक शक्ति का जो वैल्यू होगा आभासी शक्ति से ज़्यादा होगा, ठीक, तब शक्ति गुणांक का मान लीडिंग शक्ति गुणांक कहलाता है। इसमें धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है, जो धारा होगी वोल्टेज से क्या है, वोल्टेज से आगे है, ठीक। इस स्थिति में क्या होगा, धारा वोल्टेज से 5 डिग्री फेज कोण से आगे रहेगी। जिसमें धारा आगे हो उसे अग्रगामी बोलेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर उसमें होगा। और जिसमें धारा का मान पीछे हो, मतलब धारा देखो नीचे है ना, इधर जा रहे नीचे है वोल्टेज से, तो ये क्या होगा, पश्चगामी, मतलब कि लैगिंग पावर फैक्टर इसमें होगा। क्या होगा, लैगिंग। इसमें क्या होता है, लैगिंग में, लैगिंग किस में होता है, इंडक्टिव सर्किट में, जिसमें कॉइल हो, उसमें क्या होगा, कॉइल में जो होगा हमारा क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर किसमें होगा, इंडक्टिव सर्किट में। अगर कैपेसिटर रहता तो उसमें धारा अग्रगामी रहती, और जब धारा ऊपर रहती तो क्या होगा, लीडिंग। जब ऊपर धारा तो लीडिंग, नीचे है तो लैगिंग, समझे। वोल्टेज से अगर पीछे रहेगी तो लैगिंग होगा। चलिए नीचे आगे देखते हैं। क्रियात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक शक्ति। किसी परिपथ की धारा के दो अवयव होते हैं। धारा में दो अवयव, एक होता है क्रियात्मक, एक होता है प्रतिक्रियात्मक। तो आभासी शक्ति और विद्युत धारा वोल्टेज के बीच बने कोण के गुणनफल को क्रियात्मक शक्ति कहते हैं। मतलब कि जो होता है भी आई कास फाई, जहाँ कास फाई होगा वो क्या होगा, क्रियात्मक शक्ति। और प्रतिक्रियात्मक क्या होता है, जहाँ पे भी आई साइन फाई हो वहाँ क्या होगा, प्रतिक्रियात्मक। रिएक्टिव इंग्लिश में कहेंगे उसको, एक्टिव। इसमें क्या होगा, लॉसेस होता है आई स्क्वायर आर, इसमें क्या होगा, नहीं होगा, इंडक्टिव सर्किट में नहीं होगा, ठीक। बाकी वोल्टेज का मात्रक आप लोग जानते ही हैं, धारा का एम्पियर, और ये जो हमारा क्या है VAR, प्रति कारक किलो वोल्ट है इसकी इकाई, ठीक है। क्या कहा था, धारा के दो अवयव, एक क्या था हमारा जो फ्लक्स पैदा करता है ना उसको आई म्यू बोलते हैं, आई म्यू, हमने आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। आई जो होता है दो, एक आई डब्ल्यू होता है, एक आई म्यू, आई म्यू। तो आई म्यू क्या करता है, यहाँ होता है हमारा फ्लक्स को पैदा करता है ट्रांसफार्मर में, क्या, आई म्यू। और ये क्या है, वर्किंग करंट है जिससे कार्य हो रहा है, धारा जो बह रही है। तो वर्किंग करंट मतलब कि क्रियात्मक शक्ति जो होगी हमारी, क्रियात्मक शक्ति मतलब अवयव भी आई कास फाई होता है, और प्रतिक्रियात्मक जो होगी वो क्या होगी, भी आई साइन फाई। फार्मूला याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, कंप्लीट हुआ।